Hello students, welcome to Smart Tutors. Today we are going to discuss a topic of MES 016, that is problems for casual comparative research. आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कारणात्मक तुलनात्मक शोध से जुड़ी समस्या के बारे में। मतलब कौन कौन सी समस्याएं हैं जो कारणात्मक और तुलनात्मक शोध में हमें आती है, इस शोध को करने में क्या क्या समस्याएं आती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि कारणात्मक तुलनात्मक अनुसंधान क्या है। कारणात्मक या तुलनात्मक अनुसंधान या शोध का मतलब यह है कि वह शोध जो किसी कारण से या कारण का पता लगाने के लिए किया जाए और तुलनात्मक रूप से किया जाए, मतलब दो या दो से अधिक चरों के बीच तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा ज्ञात किया जाए, उसे हम लोग कारणात्मक तुलनात्मक शोध कहते हैं। ऐसा शोध जो किसी काम के होने के कारण का पता लगाता है और दो या दो से अधिक चरों के बीच तुलनात्मक अध्ययन करता है और परिणाम तक पहुंचता है, ऐसे अनुसंधान या शोध को कारणात्मक तुलनात्मक अनुसंधान या कारणात्मक तुलनात्मक शोध कहते हैं। यह उन परिस्थितियों में उपयोगी होता है जहां शोधकर्ता स्वतंत्र चर को नियंत्रित या बदल नहीं सकता। मतलब जो डाटा है, जो वेरिएबल है, वो इंडिपेंडेंट है और उसमें बदलाव किसी भी तरह से नहीं किया जा सकता है और ना ही उसमें कंट्रोल किया जा सकता है। इसका उद्देश्य यह समझना होता है कि किसी घटना या परिणाम के पीछे कौन से संबंधित कारण है और जो शोध है उसमें जो चर एप्लीकेबल होते हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है और कारणों का पता लगाया जाता है। आगे समझते हैं कि कौन कौन से प्रॉब्लम है जो कारणात्मक तुलनात्मक शोध में हमें देखने को मिलते हैं। इसमें पहला प्रॉब्लम आएगा लैक ऑफ कंट्रोल ओवर वेरिएबल, चर पर नियंत्रण की कमी। जो शोधकर्ता होता है उसका वेरिएबल पर कोई कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि वेरिएबल इंडिपेंडेंट होते हैं और उसे किसी भी तरह से शोधकर्ता ना तो कम कर सकता है, ना ज्यादा कर सकता है, ना उसे बढ़ने से रोक सकता है, ना उसे घटने से रोक सकता है। जैसे किसी बीमारी के कारण मृत्यु का होना, जैसे कोविड के कारण लगातार मृत्यु का होना, उससे क्या होता कि उस पर जो शोध कर रहे थे वो केवल कारण का पता लगा सकते थे, लेकिन किसी भी वेरिएबल पर उसका कोई कंट्रोल नहीं होता शोधकर्ता का। हाँ, ये अलग है कि किसी ने रिसर्च किया वैक्सीन का और वैक्सीन लेकर से लोगों को लगाया गया तब कंट्रोल हुआ, लेकिन इसे शोधकर्ता का कारण का पता लगाने का इससे कोई कंट्रोल नहीं था कि वो वेरिएबल को या चरों को कंट्रोल कर सके। पॉइंट नंबर 2, सिलेक्शन बायस, चयन पक्षपात। प्रायः शोधकर्ता उन चीजों का चयन कर लेता है जिसका तुलना करना आसान होता है और यहाँ पर बायसनेस दिख जाता है उसका, जिसका कंपैरिजन नहीं कर पाता उन चरों का तुलना नहीं करता। मतलब चर के चयन में पक्षपात कर लेता है। जो चर आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं और जिसका तुलना करना आसान होता है, ऐसे चरों को चुन लिया जाता है, और जो चर आसानी से प्राप्त नहीं होते, इसका तुलना नहीं किया जा सकता, उसे छोड़ दिया जाता है। पॉइंट नंबर 3, कन्फाउंडिंग वेरिएबल, मिश्रित चर। कुछ चर ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं या मिक्स होते हैं। इन चरों से रिजल्ट तक पहुंच पाना कठिन हो जाता है और हम उसका कंपैरेटिव स्टडी भी नहीं कर पाते, क्योंकि एक तो ये स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, और दूसरा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो जब एक चर बढ़ता है दूसरा भी बढ़ने लगता है, एक घटता है दूसरा भी घटने लगता है, इसलिए इसका कंक्लूजन निकाल पाना कठिन होता है। पॉइंट नंबर 4, रेट्रोस्पेक्टिव नेचर, भविष्य दृष्टिपरक प्रकृति। कुछ चर ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव अभी से पहले पड़ता है, मतलब चर अभी आ रहे हैं लेकिन उसका प्रभाव पहले से पड़ता आ रहा है, या चर अभी आ रहे हैं और उसको प्रभाव पहले से लेना पड़ता है। इसलिए डेटा जो है हमारा पूरा नहीं हो पाता, इनकम्प्लीट रहता है, अधूरा रहता है, और
हम रिसर्च को पूरा नहीं कर पाते। पॉइंट नंबर 5, कैजुअलिटी कैन नॉट बी कन्फर्म्ड, कारण की पुष्टि नहीं हो पाती। जो कारण है उसका पुष्टि इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि चर इंडिपेंडेंट है और उस पर शोधकर्ता का कोई कंट्रोल नहीं है। चर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पड़ता है। तो इन सब चीजों से हम निश्चित कारण तक नहीं पहुंच पाते कि कोई घटना के होने या ना होने का क्या कारण है। पॉइंट नंबर 6, मेजरमेंट इशू, मापन की समस्याएं। डेटा को हम सही से नहीं माप पाते क्योंकि चरों पर हमारा पूरा कंट्रोल नहीं होता। चर इंडिपेंडेंट होते हैं, चर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और उसका प्रभाव रेट्रोस्पेक्टिव पड़ता है। इसलिए हम जो रिपोर्ट तैयार करते हैं वो विश्वसनीय नहीं हो पाते, हम खुद ही उस पर विश्वास नहीं कर पाते और मापने की दिक्कत आ जाती है। पॉइंट नंबर 7, इथिकल कंसर्न, नैतिक चिंताएं। शोधकर्ता जब शोध करता है तो इस विषय में उसे कई तरह की समस्याएं आती हैं, जैसे संवेदनशील संवेदनशील मुद्दों से जुड़ा होना। कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जो काफी सेंसिटिव नेचर के होंगे, जिसको छूने से या छेड़ने से बहुत बवाल खड़ा हो सकता है, स्थिति बिगड़ सकती है। या ऐसा भी हो सकता है कि जो कैंडिडेट है जिस पर रिसर्च किया जाना है वो गोपनीय है, उसे प्राइवेसी चाहिए, उसे पब्लिक में नहीं आना है या फिर उसके डाटा को लीक नहीं करना है या उस पर शोध नहीं करना है। तो कुछ ऐसी समस्याएं आती है कि शोध करना संभव नहीं। आगे हम लोग देखते हैं कि एक कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च करने में क्या प्रारूप होता है, मतलब किस फॉर्मेट से हम लोग इसका रिसर्च कर पाएंगे। तो इसमें फॉर्मेट को मैंने पॉइंट आउट किया है। पहला है पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर ए, टाइटल, शीर्षक। सबसे पहले जो हम कंपैरेटिव और कैजुअल रिसर्च करेंगे उसमें एक टाइटल डिसाइड करेंगे, उसका एक नाम रखेंगे और उसी टाइटल के आधार पर शोध का रूपरेखा तैयार किया जाता है। पॉइंट नंबर बी, इंट्रोडक्शन, परिचय। उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे जो हम रिसर्च करना चाहते हैं, कि हम रिसर्च के बारे में क्या समझ रहे हैं, क्या करना है, कैसे करना है, किन चीजों को इसमें लेना है, क्या वेरिएबल होंगे, कौन इंडिपेंडेंट होंगे, कौन डिपेंडेंट होंगे, इन चीजों को उसमें लिखना होता है। किन परंपराओं को, किन सिद्धांतों को हम इसमें लेना चाहेंगे, इस तरह से एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया जाता है। पॉइंट नंबर सी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, समस्या कथन। किस समस्या पर हम बात करना चाहते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, कि हम जो रिसर्च करना चाहते हैं उसमें किस टॉपिक पर किस समस्या को हम उठा रहे हैं और वो समस्या किस चीज से संबंधित है, एजुकेशन से संबंधित है, हेल्थ से संबंधित है, किसी क्लास को लेने से संबंधित है, क्या समस्या है उसके बारे में बात करेंगे। पॉइंट नंबर डी, पर्पज ऑफ द स्टडी, अध्ययन का उद्देश्य। पॉइंट नंबर डी, पर्पज ऑफ द स्टडी, अध्ययन का उद्देश्य। हम कंपैरेटिव स्टडी क्यों कर रहे हैं, हम तुलनात्मक अध्ययन क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में हमें बताना पड़ेगा। क्या उद्देश्य है हमारा, किस चीज का पता लगाना है, किस चीज के ऊपर शोध करना है और क्या हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, इस बारे में हम बताएंगे। पॉइंट नंबर ई, रिसर्च क्वेश्चन, शोध प्रश्न। मेरे रिसर्च में क्या क्या क्वेश्चन होंगे और उसमें कौन सी परंपराएं होंगी, कौन से उसमें अनुशासन का पालन किया जाएगा, कौन से संसाधन होंगे और वह किस प्रकार से प्रभावित होंगे या किस प्रकार से उसको दिखाना है, उसमें डिफरेंस कैसे लाना है, इन चीजों पर बात करेंगे। पॉइंट नंबर एफ, हाइपोथेसिस, परिकल्पनाएं। हम किन परिकल्पनाओं के आधार पर यह शोध पूरा करना चाहते हैं, उन परिकल्पनाओं के बारे में सोचेंगे, उसे पॉइंट आउट करेंगे। ये शून्य परिकल्पना होगी या वैकल्पिक परिकल्पना होगी, जो इन दोनों के आधार पर हम अपने शोध को पूरा करना चाहें। पॉइंट नंबर जी, मेथोडोलॉजी, कार्य प्रणाली। हम अपने रिसर्च में कौन से मेथड का उपयोग करेंगे, हम किस तरह से उसे मेथोडोलॉजी को डिजाइन करेंगे, या कौन कौन से पार्टिसिपेंट उसमें होंगे, या डाटा कलेक्शन कैसे किया जाएगा, या एनालिसिस कैसे किया जाएगा,
या कंपेरिजन कैसे किया जाएगा, वो सब मेथोडोलॉजी का यहाँ पर उपयोग करेंगे, उसको यहाँ पॉइंट आउट करना होगा। पॉइंट नंबर एच, लिमिटेशन, सीमाएं। हम जो शोध करने जा रहे हैं उसमें क्या क्या कमियां हैं या क्या क्या सीमाएं हैं या क्या क्या मान्यताएं हैं, उसे यहाँ पर पॉइंट आउट करना पड़ेगा। और उसका पोटेंशियल क्या है, उसका खास बात क्या है जो प्रभावित हो सकता है, इसको भी यहाँ पॉइंट आउट करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर आई, एथिकल कंसिडरेशन, नैतिक विचार। जो शोध किया जा रहा है वो किस विचार के आधार पर किया जा रहा है, इसमें नैतिकता को ध्यान में रखा जाएगा और किसी प्रकार के किसी भावनाओं को या परंपरा को ठेस न पहुंचे, इसका विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा एक पॉइंट और ऐड किया जा सकता है, पॉइंट नंबर एच, रेफरेंसेस। हम किन रेफरेंस के आधार पर ये शोध करना चाहते हैं, कहाँ कहाँ से हम डाटा कलेक्ट करेंगे, हमारा प्राइमरी डाटाबेस होगा या सेकेंडरी डाटाबेस होगा या दोनों के साथ करेंगे, इस पर हम यहाँ पर इंडिकेट करना चाहेंगे। इसमें एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, कंक्लूजन। फाइनली ये सब शोध करने के बाद हम क्या फाइंड आउट कर पाए, हमारा हाइपोथेसिस पॉजिटिव निकला या अल्टरनेटिव निकला या नल निकला, और उसका आउटकम क्या आया, इसका फायदा क्या हो सकता है, उन सब चीजों पर बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।